दोस्तों, स्टूडेंट साथी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आगे हम लोग फिर जो पढ़ाए थे 1-2 उसके आगे हम संविधान निर्माण की जो क्या प्रोसीजर था, संविधान कैसे बना, उससे रिलेटेड आगे चीज़ बताएंगे इसको। तो ध्यान से इसको सुनिए। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो संविधान कैसे, इसका क्या कैसे कैसे आया था, तो उससे है कि संविधान कैबिनेट मिशन हम बता चुके हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का संविधान का निर्माण कौन किया, B.R. अम्बेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, संविधान सभा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? संविधान सभा होगा, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। तो कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर गठित संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। मिशन प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के जो भी मेंबर होते थे वो नवंबर 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार संविधान सभा का गठन, और संविधान सभा का गठन में इतना लोग था, 389 लोगों का थे पूरे कुल, जिसमें 292 सदस्य प्रांत से, 93 देशी रियासत से और 4 सदस्य कमिश्नरी से। ये बता देंगे हम, थोड़ा सा देख लीजिए इस चीज को, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए देखिए संविधान सभा, बाबू ध्यान से सुनो, संविधान सभा, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है? बाबू बोलो। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में जुलाई अगस्त में इनका चुनाव हुआ। तो संविधान सभा में कुल सदस्य, संविधान सभा में कुल सदस्य 389 लोग थे। कितने थे? देयर आर 389 मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 389 मेंबर में, ध्यान से सुनिएगा इसको, 296 और इधर हो गया 93, 296 थे आपको ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश प्रांत से, और 93 थे देशी रियासत से, देशी रियासत, वही राजा महाराजा वाला देशी रियासत। इन लोगों का ये जो 93 लोग थे, एक मिनट, ये जो 93 सेट, ये जो 93 लोग थे, ये जो 93 लोग थे, ये 93 लोग थे, ध्यान सुनिएगा, ये देशी रियासत से। इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनका चुनाव होना भी, इन लोगों का चुनाव नहीं था। राजा महाराजा जो था वो लोग देशी रियासत, जैसे भारत में 552 देशी रियासत थे, तो 93 लोगों का चुनाव नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो क्या था? इन लोगों का चुनाव होना भी नहीं था। चुनाव कहां से हुआ? 292 से। 292 में आपको 4 थे आपको कमिश्नरी क्षेत्र से, 292 में 4 कमिश्नरी क्षेत्र से। जैसे अभी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। बिहार, भारत में 28 गो राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे नया, भारत में सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर नहीं होगा, दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली के दोनों को जोड़ दिया गया 26 जनवरी 2022 को, 22 को, 26 जनवरी 2022 को। तो संविधान केंद्र, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं भारत में? अभी वर्तमान में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 गो राज्य हैं। उसी प्रकार उस समय आपको, 4 गो केंद्र शासित प्रदेश था। उसी को बोलते हैं कमिश्नरी क्षेत्र। क्या बोलते हैं? कमिश्नरी क्षेत्र। इसमें कौन है? आपको था अजमेर, आपको बलूचिस्तान, फिर आपको कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो कैसे याद कीजिएगा? 4 गो ब्रिटिश, क्या बोलते हैं इसको, कमिश्नरी क्षेत्र था। उसका ट्रिक है ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग और D फॉर दिल्ली। ये 4 गो क्या था?
कमिश्नरी क्षेत्र था, इनका चुनाव हुआ। और 4 गो था तो 292 को ब्रिटिश प्रांत से था। तब 292 कितने राज्य से था? 11 राज्य से था। ये सब बताया हुआ हम को बता रहे हैं। 11 राज्य से 292 आदमी का चुनाव हुआ। तो 292 गो से चुनाव हुआ। तो नेक्स्ट देखिए 292, तो 292 का चुनाव हुआ किस लिए? संविधान बनाने के लिए। इनका चुनाव किस लिए हुआ? कि आप लोग संविधान बनाइए, संविधान बनाने के लिए, ठीक है। कैबिनेट मिशन कहा था। 389, यहां थोड़ा देख लीजिए, 389 में से 96 को चुनाव नहीं होता, 296 को चुनाव हुआ। तो 292 का 296 से चुनाव ना हुआ, तो यहां से हटाइए, एक और 6 हटेगा यहां से, 1 मिनट। 296 से, अब देखिए 296 से जो चुनाव हुआ तो आपको 208 को सीट कांग्रेस जीता। ध्यान से सुनिएगा, 208 कौन जीता? कांग्रेस। और आपको 73 जीता मुस्लिम लीग। कौन जीत लीग? मुस्लिम लीग। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। 93 को सीट मुस्लिम लीग को मिला, 93, कांग्रेस को कोई मिला 208। ट्रिक है इसका कि कांग्रेस को जोड़िए, 2 + 8 कितना होता है? 10। अब मुस्लिम लीग को जोड़िए, 7 + 3 10। याद रखिएगा, दोनों का योगफल कितना आएगा? 10 10। अब ऐसा नहीं कोई रीजनिंग लगा रहे हैं, आपको दिमाग में सेटअप करा रहे हैं कि 296 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कितना मिला? तो 208, दोनों को जोड़िएगा तो 10 आ रहा है, और मुस्लिम लीग को भी 73। तो देखिए अब 208 गो आपको कांग्रेस, 73 गो मुस्लिम लीग, 8 3 11 और 8, यानी कि अभी कई गो बाकी है? अभी यानी 15 गो बाकी है, 15 गो। तो 15 सीट में आपको, जिसमें निर्दलीय था, तो आपसे पूछेगा कि निर्दलीय कई गो था? तो 8 गो था। एक गो तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक गो प्रज्ञा पार्टी थी, एक गो और कोई दलित कोई पार्टी थी। तो ये चीज याद रखिएगा, आपको सब जरूरी नहीं है। कितना जरूरी है? कांग्रेस को कई गो मिला बाबू? 296 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को कई मिला? 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 आपको एक्स्ट्रा अन, और 15 को में से 8 को याद रखिएगा निर्दलीय को। कौन है? निर्दलीय। इसी में आपको याद रखिएगा, आपको महिला कई गो थी? तो 15 गो महिला थी, 33 गो एससी थे, शेड्यूल, सॉरी 33 गो एसटी था। 1 मिनट, 33 गो आप, 1 मिनट, 33 गो आपको, 33 गो एसटी और 26 या 27 गो एससी थी, 15 गो महिला थी। इसी महिला में कदामनी गांगुली, आपको बहुत लोग था, सुचिता कृपलानी, बहुत लोग था महिलाएं में, तो 15 गो महिला थी। याद रखिएगा, इतना चुनाव हुआ तो पूछता है कितनी महिलाएं थी? तो 15 गो महिला, 208 गो कांग्रेस, 73 गो मुस्लिम लीग, 15 अन्य में 8 गो निर्दलीय, और अब एक पार्टी अलग मिला हुआ था। तो आपको ये जरूरी है ज्यादा, 208 और 73, और दोनों का योगफल कितना आ जाएगा? 10। ये चुनाव हुआ था, समझ में आ गया। और कई गो कमिश्नरी था? तो ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो यही चीज है, ये आपको जो बता चुके थे हम 211 सदस्य थे कांग्रेस का, 73 मुस्लिम लीग को, 3 जून विभाजन के बाद 324 नियत हो गई। एक चीज और देखिएगा, थोड़ा सा बता रहे हैं हम, देखिए संविधान सभा के जो अब था, संविधान सभा के सदस्यों की व्यवस्था क्या है लिख रहे हैं? व्यवस्था नहीं, संविधान सभा के सदस्य कैसे, कितने मेंबर घटते हैं बढ़ते हैं, एग्जाम पूछता है ना।
देखिए याद रखिएगा 389 ये संविधान सभा के कुल सदस्य, फिर हुए 324, फिर आपको हुए 299, फिर हुए 28211, फिर हुए 284। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरे माने संविधान सभा का चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है ये। कौन कौन? 389, तो 389 के नीचे हम क्या लिखेंगे बाबू? बाबू सोना टेल मी। 389 में लिखेंगे बाबू संविधान सभा के कुल सदस्य। देयर आर 389 मेंबर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे? 389। अब 389 के बाद क्या लिखे हैं बाबू? 324। ये 3 जून 1947 को जो विभाजन रूल आया था, माउंटबेटन योजना, तो 3 जून 1947 के बाद जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने के कारण पर था, तब उस समय भारत पाकिस्तान बोला कि हमारा अलग संविधान सभा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, इसके पहले स्लाइड में बता चुके हैं कि 296 का चुनाव हुआ था, तो उसमें 73 को मुस्लिम लीग का आया था। कहीं कहीं आपको मालूम है 1919 में मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था, उसके तहत तो मुसलमानों को का सांप्रदायिक आधार पर माने आरक्षण दिया गया था। तो मुसलमान वैसा सीट भी हार गए जहां से सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम लाया गया था। यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब हुआ कि अगर मुसलमान चुनाव लड़ेगा ना, तो मुसलमान ही वहां का वोट देगा। कितना भारत की माने स्थिति माने खराब थी। ये देखिए, ब्रिटिश लोग आए, मुसलमान लोग अल्पसंख्यक था, अभी भी अल्पसंख्यक है, और मुसलमान देखिए फूट डालो और राज करो नीति लाया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अल्पसंख्यक हिंदू और मुसलमान को बोला, मुसलमान को वहां सेपरेट इलेक्टोरल लग लिया मार्ले मिंटो सुधार में कि मुसलमान चुनाव लड़ेगा। अब वोट कौन देगा? मुसलमान। अब बताइए, उसके बाद भी मुसलमान लोग हार गया वहां से। मुसलमान ने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम के आधार पर 73 सीट को आया मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग इन्वाइट हो गया, बोला कि ना हम अभी संविधान सभा में ना रहे, हमारा सीट कम मिलल बा। पूरी में समझ लीजिए इसको। तो पूरी तरह से इसको बोले कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, हमको भारत पाकिस्तान में बंटवारा होगा, हमारा अलग संविधान सभा होगा। तब 389 से घटकर कितना हो गया? 324। यानी विभाजन के बाद इतना रहेगा ऐसा कहा गया था कि अब इतना रहेगा। लेकिन जब विभाजन हुआ तो लो चला गया, तो 299 बचा। यानी कि संविधान सभा क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा और भारत के लिए अलग संविधान सभा बन गया। तो कितना सीट था? 299। घट रहा है 389, 324, 299। और 211 कब था? जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उस समय 389 में से चाहे 299 में से 211 लोग ही प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। याद रखिएगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे? 211। समझ में आया? और 284 बाबू क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन 284 लोग उपस्थित था। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से पूछा है और उसके बाद यहां से पूछा है संविधान सभा पर कितने लोगों का हस्ताक्षर था, चाहे कितने सदस्य का हस्ताक्षर था। तो लास्ट दिन जितना लोग आएंगे वही ना सिग्नेचर करेंगे। तो 284, देयर आर 284 मेंबर। अंतिम संविधान सभा के दिन बैठक हुई थी तो 284 था। याद रहेगा, 389 संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या, 324 3 जून 1947 के बाद, 299 भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, 284 संविधान सभा के अंतिम दिन और 211 संविधान सभा के प्रथम बैठक के दिन। याद रहेगा ना? तो एक चीज और यहां बताते हैं। देखिए सब चीज आगे लिखा हुआ है, आगे बढ़ेंगे बता कर। संविधान सभा के
प्रथम बैठक कब हुआ था? प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946। अगर पूछेगा संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, दूसरी बैठक, तो 11 दिसंबर 1946। अगर पूछेगा संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो आपको हुआ था 13 दिसंबर 1946। जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारत का प्रस्तावना बना, प्रेम्बल बना, बताएंगे हम। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, संविधान सभा की तीसरी बैठक 9 दिसंबर 1946। फिल्म अभी बाकी है, 1, 2, 3 और 4। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति सबसे पहली बार कब बने, तो 90% लड़का ऑप्शन ये मार दिया था 26 जनवरी 1950, जबकि नहीं। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम दिन बैठक हुई थी। उसी दिन संविधान सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया। चुनाव नहीं हुआ था, तो पहली बार चुनाव नहीं हुआ था, दूसरी बार चुनाव हुआ था, जो राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी केटी शाह थे। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रथम राष्ट्रपति चुनाव के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंपटीटर कौन थे? हु इज द कंपटीटर ऑफ फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन 1950? तो केटी शाह, याद रखिएगा, केटी शाह। उस समय नहीं, इस दिन नहीं, जब 25 जनवरी 1950 को जब आपको क्या बनती है इलेक्शन कमीशन, उसके बाद जब चुनाव होता है तब केटी शाह होते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर, इसी दिन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश हुआ था, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। और इसके बाद क्या क्या हुआ था? राष्ट्रगान और राष्ट्र जो झंडा, राष्ट्रीय झंडा जो हुआ, और राष्ट्रीय गीत गान को इसी दिन अनुमोदित किया गया था। समझे? आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये 389, 324, 211, 299, 284, ये अंतिम बैठक, ये भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद ये प्रथम बैठक, आज 7 जून 1947 आयत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़िए। जिंदगी इम्तिहान लेती है, आगे बढ़िए। बता चुके थे। देखिए हो गया 324-10, ये बता चुके हैं, सब कुछ बता दिए हैं। ये भी बता चुके, माउंटबेटन 3 जून 1947 पाकिस्तान के पृथक संविधान सभा की मांग हुई। 31 अक्टूबर 1947 में संविधान सभा के सदस्य घटकर 299 रह गए, बता चुके हैं। ये बता चुके हैं कुल सदस्यों को 284 अंतिम दिन। हाँ, डॉक्टर जो प्रथम दिन हुए थे, एक चीज यहां बताना, जैसे ये अंतिम जो प्रथम दिन था, ये ना आपको बता रहे हैं, 1 मिनट। हाँ, जो 9 तारीख को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर को, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के ही थे, वो क्या बन गए थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, लिखा हुआ है अस्थायी अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद 11 तारीख को बन गए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरी बैठक के दिन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, और पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़िए। समितियों में से प्रमुख प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुई थी।
29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की लिखा हुआ भी यहाँ 29 अगस्त 1947। आगे बढ़िए। 22 जनवरी को रिकमेंडेशन पूरी तरह से क्या हो गया था, इसको पारित कर दिया गया था 22 तारीख को। 26 नवंबर 1949 को ये तो लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान सभा ने उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को विधिवत रूप से एक्सेप्ट कर लिया। इस तिथि को भारतीय संविधान के आंशिक रूप से लागू किया गया। बता चुके हैं आपको कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था और इसी दिन इसी को संविधान दिवस बाद में मनाया जाने लगा। 2011 नहीं सॉरी 15-16 से 15 से या 16 से देख लीजिएगा। उस दिन क्या क्या लागू हुआ गया था, 9 से नागरिकता, 9 से निर्वाचन और आंतरिक संसद। एक चीज और देखिएगा, देखिए वाले उपबंध को अस्थायी और संक्रमण 26 नवंबर 1949 को प्रभावी कर दिया गया था। जब आपको कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, थोड़ा सा यहां देख लीजिए, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का 2 काम था। एक था आपको अंतरिम सरकार का गठन करना, अंतरिम सरकार का गठन करना, और दूसरा काम था संविधान को बनाना। ठीक है, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, वही जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। बाद में आपको खाद्य पूर्ति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत लोग था उसमें। तो अंतरिम सरकार 2 बार गठन होता है भारत में। इलेक्शन कमीशन के आने के बाद, यानी कि प्रथम आम चुनाव के पहले 2 गो अंतरिम सरकार हुआ था। एक कैबिनेट मिशन किया था, तो कैबिनेट मिशन के तहत कैबिनेट मिशन का 2 काम था, एक अंतरिम संसद का गठन करना था और दूसरा काम था संविधान का बनाना था। तो अंतरिम सरकार जो क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद में लोग होते हैं, वही अंतरिम संसद मेंबर में आते हैं, और कुछ लोग संविधान सभा के मेंबर भी होते हैं, बाद में चुनाव होता है तो। और दूसरा संविधान सभा, संविधान को बनाना था। एक हुआ था भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, चुनाव संसद उसी समय क्रम में था, आपको क्या बोलते हैं, संविधान बना रहा था। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भी एक अंतरिम सत्ता था। स्वतंत्र भारत का प्रथम ये माने मंत्रिमंडल था, तो भी एक अंतरिम था, जो बाद में आपको क्या करता है, देखो उसमें क्या था, स्वतंत्र भारत का जो था कमेटी, स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 में, उसमें था कि उसका 2 काम था। संविधान सभा के अगर संविधान बनाना था तो वही में मंत्रिमंडल, वही लोग जो था संविधान बनाने, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हो जाते थे। और जब आपको नियम कानून बनना है तो वही सी राजगोपालाचारी उसका अध्यक्ष हो जाते थे। चलिए आगे बढ़िए, ज़्यादा नहीं। तो यही प्रारूप समिति थे। प्रारूप समिति क्या था, इंपॉर्टेंट कमेटी थी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ लिखा भी हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी हम बता चुके थे। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को संविधान के पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। संविधान के पिता किसको बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर को। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, ठीक है। प्रस्तावना या उद्देशिका को अतिरिक्त मूल संविधान है कुल 22। संविधान में जनरली क्या बोलेंगे आपको, संविधान में एक मिनट, संविधान में आपको मूल संविधान 22 को भाग, 395 को आर्टिकल और 12 को अनुसूची। अभी तो 22 हो गए। ऐसे मूल संविधान में यहाँ गलती लिखा है, प्रस्तावना उदय प्रतीक मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 को अनुसूची थी। 12 को गलती से लिख दिया गया है, यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा। अभी वर्तमान में कय गो है, अभी वर्तमान में आपको 25 गो भाग और 465 से ज्यादा अनुच्छेद और 12 गो अनुसूचियां हैं संविधान में, और वर्तमान की स्थिति कह रहे हैं। यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब संविधान निर्माण में बता रहे थे बहुत सारे समिति थी, 8 गो प्रमुख समिति थी। ऐसे भी बहुत सारे समिति भी 2 तरह का थी, एक थी आपको अस्थायी, एक अस्थायी नहीं, वो अस्थायी नहीं, काम करने के संदर्भ में अलग अलग था, वो तो आपको संसदीय समिति थी। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए समिति थी, तो देखिए यहां याद रखिएगा, पूछा हुआ एक बार क्वेश्चन, देखिए यहां संघ संविधान समिति, संघ संविधान जहां आ जाए 15 सदस्य, इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, यानी संघ बनाना जवाहरलाल नेहरू। फिर संघ शक्ति, वो भी जवाहरलाल नेहरू थी, यानी जहां संघ आएगा, संघ यानी संविधान पढ़े चाहे शक्ति बोले, क्या होगा,
आपको जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़िए। फिर आपको इसमें सब दिया है, 15 गो लोग था, 8 गो समिति में था। आपको मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति, ये 54 सदस्य। इसको याद रखिएगा एक चीज, संविधान का सबसे बड़ी समिति थी ये संविधान समितियों में सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी समिति थी, सबसे बड़ी समिति थी, माने संख्या के आधार पर समिति थी। मूल अधिकार अल्पसंख्यक 54 गो मेंबर थे। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन, ये कार्य एक्टिव कौन करेगा, वो इसके सदस्य थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, अध्यक्ष थे गोपाल स्वामी अयंकर और विश्वनाथ दास। प्रांतीय संविधान सभा, ये वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट समिति होती है, इसके थे आपको B.R. अम्बेडकर जो संविधान के पिता बोले जाते हैं, इसको 7 गो मेंबर थे। नियम समिति, नियम कौन बनाएगा, बिहार के लोग बनाएंगे, तो बिहार के अध्यक्ष बिहार के थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी संचालन, नियम संचालन और रियासत राज अध्यक्ष थे। आगे बढ़िए। नियम समिति हो गया यहां तक। फिर आगे बढ़िए। आगे देखिए, नर्सिंग झंडा समिति, ये गलत लिखा हुआ है। देखिए झंडा समिति कहीं कहीं रिप्लाइन लिखता है, झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। बताते हैं क्या है राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति 2 गो था, एक कांग्रेस बनाया था झंडा को, वो आपको लगता है कि बहुत पहले 23 या 24 में। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक जो बनाए थे संविधान सभा बनाए थे, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक SC मुखर्जी। कच्चा प्रारूप समिति बेनेगल राव, BN राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव। यही जो आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाकर आपको चीफ जस्टिस बनते हैं, बेनेगल से। यही प्रारूप समिति में 7 गो मेंबर थे। इसको याद करने का तरीका है, ट्रिक है, बता देते हैं। देखिए पहले समझिए इसको। प्रारूप समिति में जितने भी नाम हैं सब में कृष्ण भगवान का नाम है, सादतुल्लाह को छोड़कर। देखिए एगो है B.R. अम्बेडकर, याद रहेगा। गोपाल स्वामी, कृष्ण जी का नाम है, कृष्ण जी का नाम है। कन्हैयालाल, कृष्ण जी का नाम है। खाली मोहम्मद साउल्ला को छोड़कर माधवराव, कृष्ण है। खेतान है जी एक, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो कौन कौन, B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, आपको फिर कन्हैयालाल मणिकलाल, के मुंशी, वही के मुंशी, इन्हीं का नाम है। फिर मोहम्मद सादाउल्लाह, माधवराव, माधव कृष्ण को ही बोलते हैं। माधवराव ये BL मित्र के स्थान पर, BL मित्र कुछ अपना प्रॉब्लम था वो हट गए थे। और खेतान जी भी थे, बाद में TT कृष्णमाचार्य का मृत्यु हो गई थी, यहाँ भी कृष्ण जी। तो संविधान सभा के 7 गो मेंबर थे। जनरली सब नाम में कृष्ण भगवान का नाम है, केवल खेतान जी को और सादाउल्लाह को छोड़ दिया जाए। तो आगे बढ़िए, ये सब बता चुके हैं, रिपीट नहीं। जो आपको इंपॉर्टेंट है, ये अंतरिम मंत्रिमंडल है, कौन कौन अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम बिहार के ही थे, श्रम मंत्री थे। ये खाद्य एवं कृषि मंत्री C राजगोपालचारी, इनके बर्थडे पर हम उसको शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड है। बलदेव सिंह, यानी बल है तो रक्षा करेंगे, तो रक्षा मंत्री। थोड़ा सा देखिए इस चीज को, ट्रिकली याद कीजिए, ठीक है। देखिए कोई चीज आपको ट्रिकली देखिएगा ना तो जल्दी याद होगा, और उसको दिमाग में रखिए। तो देखिए ये वो विदेशी मामले में लेके जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उपाध्यक्ष थे, और वायसराय जो थे अंतरिम सदस्य के अध्यक्ष थे अंतरिम मंत्रिमंडल के। बलदेव सिंह बल है, रक्षा करेंगे। C राजगोपालचारी शिक्षा से रिलेटेड है, टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर। राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री। जगजीवन राम, यही सासाराम मीरा कुमार जो है उनके पिताजी, श्रम मंत्री थे। I चुंद्रीगढ़ वाणिज्य मंत्री थे। तो चुनरी कहाँ से खरीदेगा, वाणिज्य से। जोगन्नाथरन मंडल है तो विधि बनाएंगे, और ऐसे क्या बोलते हैं मंडल आयोग, तो विधि से रिलेटेड। जॉन मथाई अर्थ से, तो उद्योग एवं आपूर्ति। CH भाभा कार्य खनन। अरुणा आसफ अली रेलवे, याद रखिएगा पूछा हुआ है। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थी, अरुणा आसफ अली। लियाकत अली खान
वित्त मंत्री थे। अब्दुल नस्तर, नस्तर यानी कि अस्तर यानी संचार। गजाथर अली खली स्वास्थ्य मंत्री थे। याद रखिएगा, आगे बढ़िए। अब देखिए, ये चीज बता दिए हैं आधुनिक विषय सरकार के अलग अलग, डबल रिपीट कर दिया है क्या? ये देखिए, ये बता दिए हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कानून बनाता है, कार्यपालिका कानून का क्रियान्वयन करता है, न्यायपालिका व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट वाला काम करता है। फिर आपको भारत में विधायिका कौन है? 2 सदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका कानूनों का क्रियान्वित करती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद मिलकर शासन का कार्यपालिका। ये तो बता चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्या? वो रिपीट हो गया है थोड़ा सा हल्का। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय वही करेगा आपको। अब देखिए, भारतीय संविधान का विकास, इसको संवैधानिक विकास बोलते हैं, माने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या हुआ। याद रखिएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 64 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बाद बंगाल बिहार का दीवानी प्राप्त होता है। तो भारत में धीरे धीरे ब्रिटिशों को नियम और कानून बनाने का आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि पहले तो केवल था क्या कर कंपनी के व्यापार करना है, और व्यापार से हटकर आपको कुछ शासन के अंग में आपको इंटरफेयर करना पड़ता है, यानी कि वो भी काम मजबूरी हो जाती है, क्योंकि दीवानी मिल जाती है बंगाल और बिहार की। तो धीरे धीरे बहुत सारे आते हैं अंग्रेज, तो यहाँ इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं कि वहाँ ब्रिटिश जहाँ लोग रह रहा है उनको बहुत ज़्यादा अचंभित होना पड़ता है कि ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। तो इन पर बहुत सारे गवर्नर 57 के 73 एक्ट के आने से पहले बहुत गवर्नर जनरल पर आपको क्या करते हैं, आपको जांच भी बैठता है कि आप लोग इतना पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। अचूक संपत्ति भारत से ले जा रहे थे। तो ब्रिटिश लोग वहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट प्राप्त हुआ, वहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। कहाँ से? ब्रिटिश, माने वहाँ से अलग अलग एक्ट भी बनता है। देखिए, इसमें एक चीज़ बताते हैं। देखिए, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जब भारत में आई तो नियम कानून ही बनाई, बहुत सारा नियम कानून ही बनाया। तो उसमें आपको नियम कानून से रिलेटेड चीज आपको, एक मिनट, हाँ यहाँ देखिए, तो देखिए ये चीज आ गया था। तो यहाँ बहुत सारे संवैधानिक, यहाँ बोलेंगे संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास 2 होता है, ठीक है। एक होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 2 बार। एक होता है आपको 1858 के बाद, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यहां मिलता है, ठीक है। आज जब 1857, जब 1857 का प्लासी युद्ध होता है तो उसके बाद इस यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ जो बनता है 1857 से पहले, तो 1757 का 73 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का आपको संशोधनात्मक एक्ट आता है, फिर आपको 1793 का पहला चार्टर एक्ट, फिर आपको 20 साल जो लिया 1803 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का यहाँ तक होते हैं। इसमें हर एक्ट में कुछ ना कुछ संविधान से रिलेटेड, भारत के विधि व्यवस्था से संबंधित कुछ एक्ट था, ठीक है। 33 यहाँ और फिर 53, ये अंतिम ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया अंतिम था। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जब भारत में था तो उसका अंतिम था। उसके बाद आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन, चाहे बागडोर भारत का कहाँ से आता है, आपको इंग्लैंड के राजा के पास, इंग्लैंड के पास आ जाता है। ये पहले कंपनी थी, अब राजा के पास आ गया। तो 1858 का एक्ट, फिर 1861 का एक्ट, फिर 1858, 1861, फिर आपको 1909, 1919, 1935, 1947, ये सब एक्ट आता है। तो ये हर एक्ट में कुछ ना कुछ है, वही एक्ट के बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही देखिए, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ था। तो भारत में संवैधानिक विकास के रेगुलेटिंग एक्ट का पहला महत्वपूर्ण चरण है। इस एक्ट में भारत की कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। हाँ, इसमें एक और है,
प्रेसिडेंसी मद्रास और मुंबई को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया गया और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनाया गया। समझ में आया? यानी बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल हो गए। और गवर्नर जनरल युद्ध और शांति राजस्व संबंधी आदान प्रदान, वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए आपको जो वारन हेस्टिंग्स थे, वारन हेस्टिंग्स से पहले कौन था? क्लाइव, क्लाइव बोले, हाँ रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव वाज ए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। और 73 के एक्ट आएगा तो बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत के नहीं, तीनों प्रेसिडेंसी यानी मद्रास लिखा हुआ है, मद्रास, बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी को भी इंक्लूड कर लिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक चीज यहां थोड़ा सा हम बता देंगे, आगे बता देंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं और वारन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। वारन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया। 4 सदस्यीय काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। अब देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, मालूम है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, सर एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश और हाइड थे, लेमेंटर थे, ये लोग थे ना, एक्रेडिटर थे, एलएससी। तो ये भी याद करिएगा, एलिजा एम्पे प्रथम मुख्य। देखिए 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है, भारत में सुप्रीम कोर्ट वो कलकत्ता में बैठता है और 1935 के भारत शासन अधिनियम का जो था तो वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है। समझ में आ गया? जो वर्तमान में दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से आता है और 73 से रेगुलेटिंग एक्ट का उसको कलकत्ता में था। आगे आइए, अब आपको चार्टर एक्ट आएगा। हाँ, 81 में आता है संशोधनात्मक अधिनियम। इस एक्ट के कलकत्ता की सरकार को बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट, ये पिट्स थे, आपको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी रहे हैं पिट्स, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट्स यंगर शासनकाल में लागू हुआ। इस अधिनियम बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये आपको क्या था? आपको राज्य व्यवस्था, स्थानीय पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल मामले के लिए देखभाल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इकोनॉमी से रिलेटेड का था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये थे 1784 से एक्ट से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। अब चार्टर, पहला चार्टर अधिनियम था 1793। अब 20-20 साल पर आता है। 1793 फिर 20 साल जोड़िएगा तो कितना होगा इसमें? 1800 कितना 20 साल जोड़िएगा तो 1833 कि 13, 1833 फिर 1853 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो चार्टर, पहला चार्टर कंपनी के जो स्पेशल अधिकार था अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पार्षदों और कर्मचारियों को भारतीय राजकोष से वेतन आदि देना। चार्टर अधिनियम 1813, वही 20 साल चार्टर। तो अगर पूछता है पहला चार्टर है तो 1793, अंतिम 1853, याद रखिए, पहला चार्टर 1793 और अंतिम 1853। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में प्राप्त विशेषाधिकारियों को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी को भारत को प्राप्त व्यापार करने के लिए जो मोनोपोली समाप्त कर दिया गया, यानी कि कंपनी को केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी तक 1813 से पहले भारत में केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी ही भारत में व्यापार करते थे, लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट है उससे अब कंपनी केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इंग्लैंड के कोई भी व्यक्ति आकर भारत में व्यापार कर लेगा। और कब तक था? 1833 तक। आगे पढ़िएगा। मोनोपोली, चीन एवं कुछ पूर्वी देशों के साथ चाय का व्यापार करने के लिए कंपनी को एकाधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया। भारत में कंपनी के खर्चे से एक चर्च बनवाया गया। ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत में आने लगे और भारतीय को शिक्षा में 1 लाख रुपया दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को देखिए 13 में क्या हुआ था कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही व्यापार नहीं करेगा, इंग्लैंड का कोई भी आकर भारत में व्यापार कर सकता है। अब 33 में क्या बन गया, उससे भी आगे कंपनी के व्यापारिक जो कमर्शियल जो मोनोपोली होती है, व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसे राजनीतिक और प्रशासनिक संस्था के रूप में दिया गया और भारतीय प्रदेशों और राजस्व को प्रबंधन के भार कंपनी को दे दिया गया। भारत में अंग्रेजी कंपनी के प्रशासन कार्य को सेंट्रलाइज किया गया। ठीक है, 1833 में ये शक्तिशाली बनाया गया। ये कहाँ से आ गया? हाँ, वो इसमें था का। ठीक है, अब आपको 92 का भारत शासन अधिनियम, इसमें था प्रथम बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत हुई थी। भारतीयों को, एक मिनट,
हाँ, अब देखिए 33 खत्म हो गया, अब 92, 53 छूट गया, ठीक है। 53 में कुछ विशेष नहीं था। भारत में प्रथम बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, कब? 1892। भारतीयों को इस अधिनियम के तहत प्रथम बार रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और बजट पर क्वेश्चन पूछा है, बजट पर बहस करने का अधिकार कब दिया गया? 1892 में। आगे बढ़ दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1909 में ही सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली लाया गया था, मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्तियों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रो फैसिलिटी, यही बता रहे थे आपको, जो 73 को मुस्लिम लीग लाया था ना, इसी व्यवस्था से लाया था। और पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। वहीं जहां से मुस्लिम होगा, मुस्लिम इलेक्शन लड़ेगा और मुस्लिम वोट दोगा। 1932 में ना BR अम्बेडकर भी पूना पैक्ट काहे हुआ था? यही से गांधी जी अनशन में बैठ गए। कहने का मतलब अम्बेडकर बोले थे कि दलित जो होगा ना, चाहे कोई रिजर्वेशन होगा, तो दलितों के रिजर्वेशन पर दलित ही वोट देगा और दलित ही खड़ा होगा। अभी बताइए कहां से न्याय संगत रहा? अम्बेडकर जी इतने विद्वान थे, यानी कहने का मतलब, जैसे देखिए बिहार में लोकसभा के कितने सीट है? 40 को सीट है लोकसभा का 40 को सीट है, विधानसभा का 243 को सीट है और राज्यसभा का 16 को सीट है बिहार में। तो 40 को जो लोकसभा का क्षेत्र है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होता क्या है थोड़ा बता देते हैं, चलिए देखिए। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, इसको क्या बोला जाता है? सांप्रदायिक व्यवस्था की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है भारत में। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो मार्ले मिंटो। और कौन? 1909 था का। जैसे मान लेते हैं बिहार में 40 गो लोकसभा का क्षेत्र है, 16 गो राज्यसभा है। चलिए ये नहीं बताएंगे, जब पॉलिटी बताएंगे ना तब बताएंगे ये चीज 16 क्या होता है। 40 गो याद, तो 40 गो में 6 गो ना रिजर्व है, 6 गो रिजर्व सीट है, RESERVED रिजर्व सीट है। 6 गो कौन कौन है? बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे बता देते हैं। हाजीपुर, सासाराम, समस्तीपुर, गया, जमुई, 1 2 3 4 5, एक छूट रहा है और सासाराम। देखो, एस से सासाराम, एस से समस्तीपुर, और एस से हाजीपुर और जमुई और गया। इतने भारत में 6 गो लोकसभा क्षेत्र रिजर्व है, 6 गो। तो ये बोला था, मार्ले मिंटो बोला था कि अगर हाजीपुर के मान लीजिए सीट है, चाहे जमुई के जोड़िए, जमुई से सांसद कौन है? वही चिराग पासवान। तो अगर जमुई से चिराग पासवान है तो चिराग पासवान खड़ा है, तो चिराग पासवान किससे रिलेटेड है? एससी से है, शेड्यूल कास्ट से है, तो वोट भी वहां शेड्यूल कास्ट देगा। यहां से शुरुआत कहां हुई थी? इसको बढ़ाकर 1932 में अंबेडकर किए थे, जो कि गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे, तब उनको पूना पैक्ट करना पड़ा, तब उनको क्या कर दिया गया? इस सिस्टम को हटाना पड़ा अंबेडकर को, और कुछ सीट गांधी जी बोले कि आपको बढ़ा देंगे। तो सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली के जन्मदाता भारत में कौन था? मार्ले मिंटो। आगे आइए, यही 1909 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय परिषद को अधिनियम के कारण भारत पाकिस्तान के विभाजन 3 जुलाई 1947 को हो गई। इसी व्यवस्था हिंदू मुस्लिम की एकता को खंडित करने का काम यही किया था 1909। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को बजट, देखिए बजट पर 18 से 13, अब बजट पर वाद विवाद करने का प्रथम अधिकार मिला गया। पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और वोट देने का भी राइट दिया गया। कब? 1909। अब 1919 पढ़िए। मैंटिग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, केंद्र में द्विनासदात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा बनी। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी और 34 इलेक्शन होता था। उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता था। वहीं केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 41 नॉमिनेट होते थे और 104 का इलेक्शन होता था। इनका कार्यकाल 3 वर्षों में। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना, इंपॉर्टेंट, 1909 के भारत शासन अधिनियम, ठीक है।
और आरक्षित और आरक्षित विषय दिया गया। हाँ, प्रांतीय विषय में दो बार रोका गया, एक रिजर्व था, एक ट्रांसफरेबल था। तो रिजर्व में कौन था? आपको वही, आपको भूमि टैक्स, लैंड टैक्स था, पुलिस था, आपराधिक प्रवृत्ति का जो चीज था वो आपको आरक्षित था। और रिजर्व का है पीडब्ल्यूडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मेडिसिन, स्थानीय स्वायत्त शासन, ये सब तो माप तोल ये सब था। सिख, यूरोपियन जमींदार और अंग्ल भारतीयों को वाणिज्यिक मंडल के लिए इलेक्शन को आरक्षण दिया गया। अब 1909 में हुआ था, और फिर 1919 में 1919 ना, हाँ, इसको क्या कर दिया गया? एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935, इसी अधिनियम से, इसी इंपॉर्टेंट है, इसी अधिनियम से हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चीज लिया गया है, 75% ज्यादा चीज, संघीय व्यवस्था सब यहीं से लिया गया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाने वाला यह सबसे लंबा और अंतिम संवैधानिक प्रावधान था। अंतिम था, प्रथम 1773। इसमें इतनी धाराएं थी, 15 परिशिष्ट थी। 19 अक्टूबर 34 को ब्रिटिश संसद ने इसे व्हाइट पेपर से अधिनियम को प्रमुख आधार बनाया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, इसमें और आगे कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया भाई? भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था 1909 से भी आगे बढ़ गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय परिसंघ की व्यवस्था की गई, एक फेडरल बन रहा था, एक संघात्मक राज्य की स्थापना, ब्रिटिश भारत के प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना, जो नहीं हुआ। अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन देशी रियासत इसमें नहीं आए, तो फाइनली ये अंतिम नहीं बन पाया। इसी अधिनियम से आपको 7वीं अनुसूची, जो 7वीं अनुसूची है संविधान के जो 7वीं अनुसूची है, उसमें क्या है? द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड आपको सेंट्रल, यानी कि केंद्र राज्य के संबंध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ स्टेट एंड पावर ऑफ सेंट्रल, यानी कि मोदी जी किस किस सब्जेक्ट में कानून बना सकते हैं और योगी जी किस किस सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। यानी केंद्र किस किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा और राज्य किस किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा। संविधान के 7वीं अनुसूची में है, तो 100 से 7वीं, 100 से समवर्ती सूची। जब समवर्ती सूची याद आएगा तो समझ लीजिए कि 3 गो सूची है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और एक और होता है रेजिडुअल लिस्ट, जिसको अवशिष्ट सूची बोलते हैं। तो संविधान में तो 3 गो सूची है। कौन कौन बाबू? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिए हैं। ऐसे संविधान के विदेशी स्रोत में आपको कहां से आते हैं? ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। समवर्ती सूची, राज्य सूची, माने समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन में अगर भारत शासन अधिनियम 1935 रहे तब भी आंसर सही होगा। समझ में आया? संविधान के 7वीं अनुसूची में 100 से 7वीं और 100 से समवर्ती सूची। 8वीं में क्या है? भाषा, लैंग्वेज। 14 को भाषा था और फिर 8 को जुटा, 22 को भाषा है। सब बताएंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे। अंतिम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी के तहत भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ और संविधान सभा तो अलग हो ही गया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल बना था यही। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को अधिनियम पारित कर दिया गया और भारत का विभाजन तथा 2 उपनिवेश भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, जब तक नया संविधान ना बन जाए तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार ही भारत का शासन व्यवस्था चलेगा। इस अधिनियम में कहा गया है। अब देखिए, अब ये 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, तो बता दिए। हाँ, तो हो ही गया था। शेष अनुच्छेद को 26 नवंबर 3 जून 1947 को भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये तो हो गया था। भारत मूल संविधान में बता दिए हैं 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 को अनुसूची थी, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद इसकी संख्या 484 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची है। अभी थोड़ा सा बता देंगे 25 भाग में और 12 अनुसूची। आपको जबरदस्त तरीके के साथ बताएंगे। 25 को भाग आपको 3 या 4 मिनट में याद हो जाएगा, एकदम कन्फर्म के साथ कर रहे हैं, आप कॉपरेट कीजिए केवल। 25 को भाग 12 को अनुसूची है, 448 को अनुच्छेद है। अनुच्छेद तो सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पूरे 448, लेकिन आपको बता देंगे, अभी बता रहे हैं। अब भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद से संबंधित विषय देखिए, आपको बता देते हैं। देखिए, देखिए मूल संविधान में
मूल संविधान में 8 गो अनुसूची थी, ठीक है, 25 गो भाग था और 395 गो अनुच्छेद है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में बाबू क्या है, 12 गो अनुसूची है, ठीक है, और ये 22 गो भाग था, 25 गो भाग है और 464 से ज्यादा आपको क्या है, अनुच्छेद है। बताना क्या है मेरे हमको, जो 12 गो अनुसूची है, 12 गो अनुसूची, उसको 12 अनुसूची को याद करने का तरीका देखिए कैसे याद है। तो 12 गो में से 8 गो था वो मूल संविधान में था, मूल संविधान में था, और 4 गो अनुसूची जोड़ा गया है, 4 गो अनुसूची बाद में जोड़ा गया है। तो कौन कौन, 8 के बाद 9 जुटा, 10 जुटा, 11 जुटा और 12 जुटा। किस किस में क्या क्या है पहले बता देते हैं। 9 में है न्यायिक, 9 में है, लिखिएगा समझिएगा, नो चेंज, 9 से 9 और 9 से नो चेंज, और नहीं तो भूमि सुधार। क्या याद कीजिएगा, भूमि सुधार। यानी कि पहले अनुसूची 9 में कोई चीज डाल देते थे ना, तो उसमें सुधार करने की गुंजाइश नहीं थी, इसीलिए बोलते हैं 9वीं अनुसूची में नो चेंज। लेकिन बाद में ऐसा कहा गया कि नहीं, ऐसा तो थोड़े है, कोई चीज कुछ डाल देंगे। एक बार जयललिता अटल बिहारी वाजपेयी को ऐसे ही क्या बोलते हैं ब्लैकमेल की थी, कि बोले थे कि तमिलनाडु का रिजर्वेशन था ना संविधान में पहले कि 50 पर इंदिरा साहनी वाला केस में, इंदिरा साहनी वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया कि आप आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा नहीं सकते हैं। तमिलनाडु एकमात्र ऐसा पहले राज्य था कि आरक्षण को 50% को ओवर लिमिट किया था, लिमिट क्रॉस किया था। तो वो मनमोहन क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, और उसमें सरकार गिरने वाली थी, तो वाजपेयी जी को करना पड़ा। तो वही लेकर वाजपेयी जी वो आर्टिकल को लेकर, उस अनुसूची मैंने सब्जेक्ट को लेकर 9वीं सुधार में, 9वीं अनुसूची में डाल दिए थे। तो 9वीं अनुसूची में कोई चीज़ डाल दिए थे तो उसमें सुधार करने की जरूरत नहीं थी, यानी कोई सुधार होगा ही नहीं। बाद में इसका मिसयूज भी होने लगा। तो 2011 या 12 में एक केस हुआ था, तो कहा गया था ना कि 1973 के बाद अगर कोई भी कानून इस अनुसूची में डाला गया है तो उसकी सुधार हो सकती है। कब? जब वो संविधान के आधारभूत संरचना को अगर वो क्या करता है, अगर वो डिसऑर्डर में करता है या उसको अवहेलना करता है, तब उसको सुधार हो सकता है। तो अब नो चेंज नहीं, इसमें चेंज हो सकता है। कब? चाहे कौन सा कानून, ऐसा कानून जो 73 के बाद इस सूची में डाला गया है। लगता है 200 से ज्यादा इसमें सब्जेक्ट है, 250 से ज्यादा चीज इसमें डाला गया है। बोलिए समझ में आया? 9। अब 10 देखो 9वीं सुधार जब चला गया था तो कौन था? संविधान के प्रथम संविधान संशोधन था 1951 में। यानी 8 गो मूल संविधान के मूल संविधान में 8 गो अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची के हम बता रहे हैं नो चेंज, भूमि सुधार। आई संविधान के प्रथम संविधान संशोधन भी था, यानी संविधान के प्रथम संशोधन 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची में क्या था? दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। ये आपको 52वें संविधान संशोधन में था, 52 संविधान संशोधन में था 1985 में। यानी 10वीं एक मिनट आप लोग 1985 में ये हुआ था, राजीव गांधी की सरकार थी, और 52वां संविधान संशोधन ये 10वीं था। 11वीं था आपको 1972 में। कौन? सॉरी 72 बोल रहे हैं, गलती लिख दी, 1 मिनट रुक जाइए। इसको 72 नहीं, आपको
92-93 में हुआ था। 92 में 73वां संविधान संशोधन पंचायत, तो 11 में क्या है पंचायत, और 12 में क्या है नगर पालिका। समझ में आया? तो 8 को मूल संविधान है, बताएंगे तरीका अभी पता याद करवा रहे हैं। 9 में नो चेंज चाहे भूमि सुधार, 10 में 10 से 10 और 10 से दल बदल। कब भाई? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, दल बदल 10 से 10, 10 से दल बदल। 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। ये कब हुआ था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब 12वीं अनुसूची को यानी 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन। बोलिए समझ में आया? अब देखिए फिल्म अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। अच्छा एक मिनट, हाँ हो गया। तो 9 को अनुसूची था, तो 9 अनुसूची देखो, एक देखो कैसे कैसे इसको पढ़ेंगे। एक अनुसूची, फर्स्ट अनुसूची में क्या है? तो इसका तरीका है, आपको एक नाम है याद रखिएगा, एस्पोर्ट, SPORT, SPL। मूल संविधान में कई अनुसूची थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को अनुसूची थी। आइए क्या बताए? और 9वीं में क्या था भाई? 9वीं में पंचायत बता दिए, 9वीं में सॉरी पंचायत नहीं, 9वीं में नो चेंज, 9वीं में नो चेंज था, यानी भूमि सुधार। इसको क्या कर सकते हैं? भूमि सुधार, भूमि सुधार। 10वीं में 10 से 10, 10 से दल बदल। 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका। ये कब था भाई? तो 9वीं अनुसूची 1952, 1985, 1972 या 1972। अब देखिए इधर देखिए, तो देखिए एस से होता है स्टेट, यानी कि 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कहां है? एक में। इसमें रखिए इसको। स्टेट क्या होगा बाबू? STATE, स्टेट। पी से होता है पेंशन। जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा के जितने लोग का, CAG का है, सब का वेतन पेंशन कहां से होगा? पेंशन और वेतन संविधान के भाग, ये भाग 1 है। क्या है? भाग, यहां लिखते हैं भाग 1। भाग 2 में क्या है? पेंशन है। भाग 3 में क्या है? ओथ। ओथ में क्या होता है बाबू? शपथ होता है, तो बोलेंगे इसको शपथ। शपथ 3 में क्या है बाबू? शपथ, शपथ है। फिर आपको तो शपथ देखिए ऐसा भी समझिएगा, शपथ में कितने लेटर है? स प थ, कितने लेटर है? 3। तो 3 अनुसूची में है। संविधान भाग 3 में शपथ है, भाग 3 में शपथ है। किसका शपथ ये नहीं पूछेगा, लेकिन किसका शपथ छोड़कर? तो 3 आदमी का शपथ छोड़कर किसका चीज था? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ को छोड़कर। संविधान के भाग, संविधान के अनुसूची 3 में क्या है? तो शपथ, शपथ। किसका शपथ? सब लोग का शपथ, सरकारी लोग का। किसका शपथ छोड़कर? 3 व्यक्ति का छोड़कर। 3 अनुसूची में 3 व्यक्तियों का शपथ छोड़कर किसका शपथ छोड़कर? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का शपथ 60 में है, उपराष्ट्रपति का शपथ 69 में है, और राज्यपाल का वेतन 159 में है कि 159 में है। राष्ट्रपति का शपथ 60, इसका 69, इसका 59 में है, ठीक है। तो ये 3 में है। अब 4 में आइए बाबू। 4 में आर से होता है राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण, राज्यसभा में सीटों का क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा किसमें है? 4 में है। टी से होता है ट्राइबल। ट्राइबल का अर्थ होता है जनजाति। तो कौन में है? 5 में। देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब 5 हो गया।
संविधान के अनुसूची 5 में किसकी चर्चा है? जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन और उसकी चर्चा है। और इसमें कितने राज्य है? 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों की चर्चा है। 5वीं अनुसूची में 10 राज्य की चर्चा है। किस राज्य की चर्चा नहीं है पूछेगा तो याद रखिएगा, किस राज्य की चर्चा नहीं है? तो असम की चर्चा नहीं है, मेघालय की चर्चा नहीं है, त्रिपुरा की चर्चा नहीं है, और आपको मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसकी चर्चा भाग 6 में है। इसीलिए पूछता है कि संविधान के अनुसूची 5 में जनजातियों की चर्चा है, तो इस जनजाति में कितने राज्य की चर्चा है? 10 राज्य की चर्चा है। और किस राज्य की चर्चा नहीं है? तो 6 में भी क्या है? स्पेशल स्टेट। 6 में क्या है बाबू? 6 में है स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट में 4 राज्य आते हैं। कौन कौन बाबू? असम, असोम, 1, 2 है मेघालय, 3 में है मिजोरम, 4 में है आपको त्रिपुरा। इतने जनजातियों की चर्चा किसमें है? 6 में है। और 7 में है 100 से 7 और 100 से समवर्ती सूची, यानी कि राज्य और केंद्र जहां जहां सब्जेक्ट पर कानून बनाते हैं उसकी चर्चा कहां है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में एल फॉर लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज की चर्चा है। बोलिए, समझ में आया? एस्पोर्ट, SPL, एस फॉर स्टेट, P फॉर पेंशन, O से ओथ में शपथ, तीसरा में शपथ में 3 लेटर, और शपथ की चर्चा कहां है? 3 में है। किसकी शपथ छोड़कर? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। इन 3 अनुसूची में शपथ की चर्चा है। 3 व्यक्तियों की शपथ इसमें नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा संविधान के अनुसूची 3 में नहीं है। 4 में राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण। किस राज्य में कितने राज्यसभा सीट है? जैसे बताए थे अभी, 16 बिहार में होते हैं, 16 में राज्यसभा है, 40 गो उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा का सीट, सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट, सबसे ज्यादा विधान परिषद का सीट आते हैं। शपथ राज्यसभा। T से ट्राइबल, यानी कि यहां क्या है? देखिए हैं, 1 अनुसूची, 2 अनुसूची, 3 अनुसूची, 4 अनुसूची, 5वीं अनुसूची में T है, तो T फॉर ट्राइबल, जनजाति। कई राज्य की जनजातियों की चर्चा है? तो 5 है, तो 5 दूना 10 राज्य की चर्चा है। 6, ये क्या है? अनुसूची 6, तो 6 से ए से स्पेशल स्टेट। कौन कौन स्पेशल स्टेट हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके बारे में भाग 7 में चर्चा है। और 8 में क्या है? नहीं, 6 में चर्चा है। और 7 में क्या है? 100 से 7वीं है, 100 से समवर्ती सूची, राज्य सूची है, केंद्र सूची की चर्चा कितने हैं? 7वीं में। और आपको एल फॉर लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज में क्या होता है? भाषा। मूल संविधान में 14 गो भाषा था, वर्तमान में 22 गो भाषा है। समझ में आया? तो क्या है? एक चीज SPORT, SPL, स्टेट, राज्य, P से पेंशन, 3 से ओथ से शपथ, राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण, ट्राइबल, स्पेशल स्टेट, ये क्या है? पावर ऑफ स्टेट। आइए लैंग्वेज। तो इसमें राज्य, इसमें शपथ, इसमें राज्यसभा, इसमें जनजाति, इसमें 100 से समवर्ती सूची, तो यानी कि केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र राज्य के बीच सीटों का वर्गीकरण नहीं, कहां कहां कानून बनाएंगे। अब P से पावर ऑफ स्टेट और L फॉर लैंग्वेज, याद रहेगा ना? तो L फॉर लैंग्वेज यार, ये 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 गो भाषा थी, और वर्तमान में 22 गो है, 14 + 8, यानी कि 8 गो भाषा जोड़ा गया है। सबसे पहले सिंधी जोड़ा गया 1967 में। 21वें संविधान संशोधन 1967 में आपको सिंधी जुटा गया है।
फिर आपको 71वें संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया है, और 92वें संविधान के संशोधन के बाद मैथिली, संथाली, बोरो और डोगरी जुटी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो ये आपको याद रहिएगा, ठीक है। यानी कि 14 गो मूल में था भाषा, 8 गो जुट गया। आगे बढ़िए, बहुत चीज हुआ। ये चीज को थोड़ा सा देख लीजिए आप। ये चीज इस संविधान से रिलेटेड है, इसको कंसाइज जो संविधान पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड है। इसको हम तो पूरी तरह से नहीं आ रहा है, लेकिन हमको बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, बोल के सुना दे रहे हैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा लक्ष्मीकांत का सार है, समझ लीजिए इसका है। आधुनिक लिखित संविधान के जनक अमेरिका। अमेरिका सबसे पहले संविधान बनाया था। यूएसए का संविधान 1967 में पारित हुआ था। फिलाडेल्फिया शहर में यह बना था 4 जुलाई 1776। देखिए 4 जुलाई 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था ब्रिटेन से, और 1789 में उसका संविधान लागू हुआ था अमेरिका में। सबसे पहले संविधान बनाया था अमेरिका 1789, लिखवा दिए हैं। विश्व का सबसे छोटा और सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। कोई बोलेगा कि विश्व का सबसे छोटा और कठोर संविधान अमेरिका का, सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का, और सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 बता दिए हैं, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? 2 गो थे, एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी। और संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष थे फ्रैंकलिन एंथनी। मनोनीत उपाध्यक्ष पूछेगा तो फ्रैंकलिन एंथनी। संविधान सभा के संवैधानिक प्रवक्ता कॉन्स्टिट्यूशनल स्पोकरमैन एस. राधा कृष्ण। संविधान सभा के सचिव एच.बी. आयंकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के सदस्य में 15 महिला थी, 33 एसटी थे और 26 एसटी संबंध रखते थे। प्रेम नारायण बिहारी ने अपने हाथों से संविधान लिखे थे हिंदी इंग्लिश में। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में थी। भारतीय संविधान के चित्र बनाने का कार्य पेंटर नंदलाल घोष थे। जो संविधान बना था उस पर पेंटिंग का काम नंदलाल घोष किए थे। और लिखे कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह से कलेक्ट करके लाए हैं, इसको ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा। आप देखिए संविधान सभा के हिंदी अनुवादक रघुवीरा थे। संविधान में मोहर किसकी थी? हाथी के मोहर लगा था वहां में मोहर। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी से। संविधान की मूल प्रति या संसद के पुस्तकालय के हीलियम गैस, याद रखिएगा, हीलियम गैस में रखी गई है हमारा मूल संविधान। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। संविधान सभा का 2 कार्य था। कौन कौन कार्य था भाई? देख लीजिए, संविधान सभा का 2 कार्य कौन कौन था? एक था आपको, जब संविधान के बैठक चल रही है तो उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये संविधान सभा के सदस्य की प्रथम बैठक। और जब संविधान का बैठक, संविधान बनाने का काम नहीं चल रहा था तो उसकी अध्यक्षता करते हैं आपको ये एस. राधा कृष्णन, कहीं लिखे हुए हैं। संविधान सभा के सदस्यों की विधायिका कार्य करते थे। इसके अध्यक्ष जे.पी. मालवंकर थे, सी राजगोपालचारी नहीं, जे.पी. मालवंकर। यानी कि संविधान सभा के सदस्य जो काम करते थे 389 में से जो 211 को प्रथम बैठक में, तो अगर संविधान बनाना होता है तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान के तहत देश जो चलाना होता था, संविधान के तहत नहीं, देश में संसद चलाना होता था, उसकी अध्यक्षता जी.पी. मालवंकर ने करते थे। आगे बढ़िए, बता चुके हैं सब कुछ, सब बता दिए हैं। संविधान सभा का कार्य क्या था? 22 जुलाई 1947 को आपको राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ये बता दिए हैं। सबसे लिखित संविधान, संविधान की विशेषता क्या है? सबसे लिखित संविधान था, सबसे लचीला संविधान था, वयस्क मताधिकार था, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, सिंगल सिटीजनशिप था। ये सब विशेषता है। नम्रता और अमनता के बीच का है हमारा संविधान है। ये सब फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसमें प्रभुता संपन्न है, गणराज्य है, संसदीय पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, ये सब बेस्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज संविधान के प्रस्तावना से,
जो उसमें छूट गया था। संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होता है भाई? वही उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 तारीख को 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी, तो उसी दिन नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, बाद में वही संविधान की प्रस्तावना बनी। तो देखिए संविधान प्रस्तावना में क्या है? संविधान के आदर्श और आकांक्षाओं का उल्लेख है। 13 दिसंबर 1946 जो बताए हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना बनी। इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। याद रखिएगा 13 दिसंबर को इसको लाया गया था, अब 22 जनवरी को इसको पारित कर दिया गया था। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी है, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना को संविधान सभा का दर्पण, प्रस्तावना को संविधान सभा का दर्पण, दर्शन, संविधान का आत्मा, संविधान का जन्म कुंडली, ये सब कहते हैं। तो दर्शन, दर्पण कहा जाता है। संविधान की कुंजी भी के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली भी कहते हैं, पॉलिटिकल टिक्स होरोस्कोप। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा, देखिए बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको बोले? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा, जबकि न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा संविधान की मूल आत्मा, अच्छा संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? प्रस्तावना। और बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसके बोलते हैं? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट। इन प्रसिद्ध न्यायविद सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के अनुसार कहते हैं संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। प्रस्तावना में कौन संशोधन कर सकती है? संसद। क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जुड़ा गया है। तो प्रस्तावना में अभी तक क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कितने बार संशोधन हुआ है? एक बार। कब? 1976 में। कौन संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। एक और चीज यहां, प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुआ। तो 1960 में एक केस आया था बंगाल वाला में, बेरुवाड़ी केस, पश्चिम बंगाल वाला जो बाद में दे दिया गया पाकिस्तान को। 1960 में केस हुआ था बेरुवाड़ी केस। इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो किस केस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो 1966 बेरुवाड़ी केस। अब उसके बाद 1973 में एक केस हुआ था जिसको नाम बोलते हैं केशवानंद भारती केस, 73 में। उसके बाद कहा गया था कि नहीं, जिसे बेसिक फंडामेंट क्या बोलते हैं, संविधान का आधारभूत संरचना इसी से दिया गया था। तो 73 में कहा गया था केशवानंद भारती केरल बनाम केरल, इसमें कहा गया था नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। तो 60 में कहा गया कि नहीं है और 73 में कहा गया था कि नहीं है। आगे बढ़िए। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, एक पूछा हुआ है दरोगा, बिहार दरोगा में एक बार क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, संविधान में कितने प्रकार के न्याय है? संविधान में कितने प्रकार के न्याय है? तो यहां लिखे हुए हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार के, प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना में, संविधान में नहीं, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ऐसे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में 2 प्रकार का समता है: प्रतिष्ठा और अवसर। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द का अर्थ वही हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, ठीक है। प्रस्तावना में की शुरुआत प्रभुत्व संपन्न का सोवर्जिनिटी का अर्थ होता है कि भारत आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से स्वतंत्र है, यानी भारत सरकार कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसी को बोलते हैं संप्रभु। भारत एक संप्रभु देश है, राज्य है।
संप्रभु जैसे कहते हैं ना, किसी का नियंत्रण नहीं है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का मोबाइल, भारत में तो अब तो आ गया गगन, एक ऐप आ गया। पहले तो जीपीएस होता था ना सॉरी, जीपीएस आपको लोकेशन ट्रेस करने का भारत का उस पर डिवाइस वैस नहीं था। तो अभी भी हम लोग पूरी तरह से डिजिटल सोवरेनिटी नहीं है। डिजिटल सोवरेनिटी कब हो जाएंगे? जब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा सब मामला में। कुछ दिनों तक भारत का चीप उपसीम दूसरे देशों से आता था। तो सोवरेनिटी का अर्थ होता है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो डिजिटल रूप से हम सोवरेनिटी नहीं है। मेरा डाटा हैक हो जा रहा है। डाटा हैक होना, इसका अर्थ होता है कि हम लोग अभी भी डिजिटल लेगेसी, क्या बोलते हैं, डिजिटल रूप से हम लोग गुलाम हैं। डिजिटल रूप से सोवरेनिटी नहीं है। कब प्राप्त करेंगे? जब भारत में सब कुछ अपना हो जाएगा। तो संप्रभु क्या होता है? जो आंतरिक और बाह्य रूप से हम स्वतंत्र हैं। समाजवाद कहने के बाद समाजवाद क्या होता है? 100 से समाजवाद और 100 से सरकार। जिस देश में संसाधनों पर सरकार का अंश होता है, हक होता है ज्यादा, सरकार का नियंत्रण होता है, उसको बोलते हैं समाजवाद। अब प से प्राइवेट, प से पूंजीवाद, यानी अगर सरकार के संसाधन पर प्राइवेट लोगों का ज्यादा डोमिनेंस होता है, प्रभुत्व होता है, उसको बोलते हैं पूंजीवाद। तो पूरी तरह से हम लोग ना समाजवाद है ना पूरी तरह से हम लोग पूंजीवाद है। दोनों का बीच क्या है? मिश्रित है, मिक्सचर इकोनॉमिक। लेकिन जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। और जो भी शुरुआत के भारतीय जो नेता होते हैं समाजवाद से ज्यादा नजदीक थे। ऐसे गांधी जी समाजवाद को नहीं मानते थे। 1976 में जुड़ा गया पंथ निरपेक्ष क्षेत्र, यानी वही धर्म निरपेक्ष। देखिए भारत का यही 1976 में जुड़ा गया था। 3 गो शब्द 1976 में दिया गया आपको, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है? तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ भी होता है धर्म निरपेक्ष, थोड़ा सा समझ, सेकुलर, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य का अपना, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। धर्म व्यक्तिगत मामला है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है। इसलिए हम लोग कहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, चाहे धर्मनिरपेक्ष हम लोग हैं, सेकुलर कंट्री है। यानी भारत में हर धर्म को मान्यता मिली हुई है रहने का, इसलिए भारत धर्म। अब वर्ल्ड का सबसे पहल का सेकुलर कंट्री है अमेरिका। पूछा भी क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे प्रथम धर्मनिरपेक्ष देश कौन है? तो अमेरिका। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? देश का प्रधान का चुनाव होता है। हेड ऑफ स्टेट का चुनाव अगर जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा नहीं कहने का मतलब इलेक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं गणराज्य। समझ में आ गया? से ब्रिटेन में गणराज्य पूरी तरह से गणराज्य नहीं है ब्रिटेन, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट का चुनाव नहीं होता है। वो क्या होती है? जन्मजात होती है। लेकिन हम लोग का हेड ऑफ स्टेट का चुनाव होता है। अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट का चुनाव होता है। चलिए आप कुछ, अब ये चीज नहीं, वो एक चीज बता दिए हैं, आप आगे बढ़िए। तो हम लोग कहाँ, हम लोग थे बाबू, यहाँ थे ट्रांसफर 3 जून ये हो गया था। भारत शासन अधिनियम भी हो गया था। अब संविधान के भाग और अनुच्छेद और संबंधित विषय। अब संविधान में 22 गो, मूल संविधान में 22 गो भाग था। संविधान में मूल संविधान में 22 गो भाग है, अभी 25 गो भाग हो गया है। तो उसी भाग की चर्चा, भाग 1 में क्या है तो बता दिए हैं, राज्य, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है। इसका भी तरीका बता देंगे याद करने का, जिस तरह आपको वो बताए हैं पहले इसको समझ लीजिए, बता देंगे, एकदम याद हो जाएगा आपको, पूरी तरह से याद हो जाएगा आपको। संविधान के भाग 1 में क्या है तो संघ एवं राज, 2 में नागरिकता, 3 में फंडामेंटल राइट, 4 में आपको डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निषेध तत्व, 4A में मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में नहीं था, 1976 में इसको जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन। भाग 5 में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के अलग अलग अध्याय लिखा है। अब भाग 3 आइए, भाग 6 आइए, 5 आ गया। भाग 6 में राज्य सरकार है और उसी का चर्चा दिया है। आप पीडीएफ आपको मिलेगा तो उस समय समझ लीजिएगा क्या क्या है। भाग 5 में राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, 6 में राज्य सरकार है, राज्य सरकार है। 7 में देखिए आगे बाबू, 7 में भाग 7 में क्या है, 7 भाग डिलीटेड है। 8 में क्या है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र सरकार, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है। 8 में क्या है बाबू, केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में क्या है बाबू, पंचायत है।
9A में नगर पालिका है, फिर यहाँ 9ख भी है, 9ख में सहकारिता है, कोऑपरेटिव, वही पैक्स का चुनाव जो होता है ना, कोऑपरेटिव। 10 में आपको अनुसूचित जनजातियों को क्षेत्र के राज्य के संबंध में है। 11 में संबंध है, द रिलेशन बिटवीन मोदी जी एंड योगी जी, द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट 11 में है। 12 में ब से 12 ब से बीत, ब से 12 ब से बीत, ठीक है। 13 में है, आगे बढ़िए, 13 में राज्यों के बीच व्यापार है, 13 में है राज्यों के बीच व्यापार है। 14 में है विभिन्न आपको लोक सेवा, राज्य सेवा, यूपीएससी बीपीएससी की चर्चा है। 14 में बीपीएससी यूपीएससी की चर्चा है। 14A में है आपको ट्रिब्यूनल है, जैसे सीएटी, एलजीटी, सॉरी एनसीटी सब है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, आपको सीएटी प्रशासनिक केंद्र अधिकरण वाला है, इसकी 14 में है। 15 में निर्वाचन है। 16 में आरक्षण है, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 17 में भाषा है, राजभाषा है। 18 में अ से 18, अ से आपातकाल है। 18, अब इधर आइए, 18, 17 दिया है, हाँ इधर होगा, हाँ इधर होगा, हाँ अ से 18, अ से आपातकाल है। याद करवा देंगे आपको, प्रॉमिस है, इंतजार करिए, एकदम याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है कि सब क्या सर क्या क्या बोल रहे हैं। अ से आपातकाल, अ से 18। 19 में आपको राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राज्य प्रमुखों के संरक्षण और इसके यहाँ विशेष उपबंध है। 20 में संशोधन है। 21 में कुछ इंपॉर्टेंट, 22 में इसका संक्षिप्त नाम हिंदी में है। तो अब देखिए, अब बोलिएगा सर क्या क्या बोल दिए, आप ही पढ़ लिए, हम लोग तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिल्म अभी बाकी है, हम है ना, टेंशन काहे ले रहे हैं। देखिए हम आपको याद करवाते हैं। जिस तरह आपको अनुसूची याद हुआ, उसी प्रकार आपको 25 भाग याद कराएंगे, प्रॉमिस कीजिए, साथ दीजिए हमको। ये याद हो गया था ना, स्पोर्ट एसपीएल याद हुआ था ना। संविधान में, मूल संविधान में कई गो भाग था, कई गो अनुसूची थी, 8 गो थी, और 4 गो जुटा तो 12 गो हो गया। 12 का तरीका क्या बता दिए हम, SPORT, SPL, 8 गो मूल संविधान में खत्म। स्टेट, पेंशन, शपथ, राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण, T से ट्राइबल जनजाति, S से स्पेशल स्टेट, ठीक है। 1 2 3 4, इसमें कितने राज्य हैं, इसमें असम, ATM याद कीजिए ना, ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम इसमें है। स्पेशल स्टेट में अब P से पावर, शक्ति, किसका शक्ति, मोदी की और योगी की, यानी केंद्र की और राज्य की। 100 से 7वीं, 100 से समवर्ती सूची। और L फॉर लैंग्वेज, यानी भाषा, 14 को मूल में और 8 को जुटा है, 14 8 22, यानी कि भाग अनुसूची 1 मिनट, अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में नो चेंज, चाहे भूमि सुधार। 10 से 10, 10 से दल बदल। 11 में पंचायत, 12 में नगर पालिका, यानी पहले पंचायत तब नगर पालिका। याद होगा कि नहीं, बोलिए। SPORT, SPL, स्टेट, पेंशन, शपथ, राज्यसभा में सीटों का वर्गीकरण, ट्राइबल, स्पेशल स्टेट, पावर ऑफ स्टेट और लैंग्वेज, खत्म। अब आ जाइए भाग, संविधान के भाग, संविधान के भाग, हाँ संविधान के भाग आपको 22 गो भाग हैं। अब अभी जुट का कितना हुआ है, 25 गो भाग है। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं, आपको याद कीजिए। सनम, सनम रामू ने, अब देखिए, अब तो याद हो जाएगा। एक लड़की थी जिसका नाम था सनम, एक लड़का था जिसका नाम था, ट्रिक है, 22 भाग का ट्रिक है, 25 भाग का ट्रिक है। सनम रामू ने हटा दीजिए, नहीं तो फिर सनम रामू, तो 100 से, एक लड़का था रामू, सनम से प्यार हुआ,
उसका प्यार हुआ, दिल टूट गया। तो दिल टूट हुआ, दिल उसका टूट गया, तो रामू ने सबसे पहले मोदी जी के पास गया कि मोदी जी देखिए ना, मेरा दिल टूट गया है। तो मोदी जी कहे कि रे बेवकूफ़, हमारे पास क्या आ रहा है, मेरे तो खुद मैं बीबी को नहीं रखे हैं, तो मैं हमसे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ दूसरे के पास। तो मोदी जी से काम नहीं हुआ तो वो लड़का योगी जी के पास चला गया। तो योगी जी बोले कि रे बेवकूफ़, हम तो शादी नहीं किए हैं, तो मेरा दिल कैसे टूटेगा। तो फिर मोदी जी पे उसको नाद नहीं मिलाया, तो आपको चला गया आपको केजरीवाल जी के पास, दिल्ली केजरीवाल जी के पास। केजरीवाल जी भी उसको सहायता नहीं किए, तो गांव के मुखिया के पास चला गया, पंचायत। गांव के मुखिया जी भी उसको निदान नहीं किए, तो चल गया SC ST का क्षेत्र में चला गया वो लड़का। तो ये क्या कहानी बता रहे हैं सर। एक नाम लड़का था रामू, उसको सनम से प्यार हुआ, तो पहले मोदी जी के पास गया, उसके बाद योगी जी के पास गया, उसके बाद केजरीवाल जी के पास गया, उसके बाद गांव के पंचायत के मुखिया के पास गया, और उसके बाद SC ST का क्षेत्र जो गांव में जो लोग रहते हैं लो कास्ट, वहाँ गया। तो ये क्या है सर, ये क्या बता रहे हैं। तो समझिए, 100 नम, तो 100 से संघ और राज, तो भाग 1 में संघ और राज, भाग 2 में 9 से नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्व, 4A में मूल कर्तव्य, तो 4A हो गया। 5 में मोदी जी लिखे हैं यानी केंद्र सरकार, 6 को योगी जी लिखे हैं यानी कि राज्य सरकार। तो भाग 1 में संघ एवं राज, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में र से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मुंह से 4A से मूल कर्तव्य, 5 से मोदी जी बोले तो केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो 5 में। 6 में योगी जी यानी राज्य सरकार की चर्चा कहां है, तो 6 में। 7 में क्या है, 7 को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि भाग 7 हमारे साथ नहीं है, भाग 7 हमारे साथ नहीं है। तो भाग 7 डिलीटेड हो गया है, 1956 में हटा दिया गया है, 53 या 56 में। तो 7 नहीं है। 8 में है केजरीवाल जी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, 9 में है पंचायत यानी भाग 9 में पंचायत, 10 में SC ST का क्षेत्र। 10 को तो याद हो गया। पहलका में संघ एवं राज, दूसरका में नागरिकता, तीसरका है मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक तत्व, 4A में मूल कर्तव्य, 5 में मोदी जी यानी केंद्र सरकार, 6 में योगी जी यानी राज्य सरकार, 7 हमारे साथ नहीं है, 8 में केजरीवाल यानी केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायत, 10 में SC ST का क्षेत्र। यानी लड़का पहले मोदी जी के पास गया, तब योगी जी के पास गया, तब केजरीवाल जी के पास गया। तो यहाँ भी एक तरीका बनता है कि आपको 8 को केंद्र शासित प्रदेश है और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। समझ में आ गया। तो ये चीज को ध्यान से स्क्रॉल करके देखिएगा। फिर कहाँ हम बोले हैं, अभी 10 है, 11 में बताए हैं, 11 1 1 11 1 1 11, तो यानी द रिलेशन बिटवीन मोदी जी एंड योगी जी। जहां जहां मोदी जी कह रहे हैं यानी कि केंद्र सरकार, और जहां जहां योगी जी कह रहे हैं यानी राज्य सरकार, जहां जहां केजरीवाल जी कह रहे हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में केजरीवाल लिखे हैं यानी कि भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है, और वर्तमान में भी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। समझ में आया। 9 में पंचायत, 10 में SC ST का क्षेत्र, 11 में द रिलेशन बिटवीन केंद्र एवं राज्य, 11 ब से 12 ब से वित्त आयोग, 13 में UPSC परीक्षा और BPSC की परीक्षा जो होती है यानी केंद्रीय सेवा और राज्य सेवा, 13 में राज्यों के बीच व्यापार, 14 में आपको ये वाला है, 14 में है आपको व्यापार हो गया, 14 में हाँ उन लोगों के पास परीक्षा, 15 में निर्वाचन, 16 में आरक्षण, 17 में राजभाषा, 18 में संविधान संशोधन, 18 में आपातकाल, 19 जनरली कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अब 20 में इमरजेंसी, 22 को बाद हो गया। समझ में आ गया। फिर अगला नेक्स्ट क्लास में आएगा, जब आएंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टू बी कंटिन्यू। जितने भी क्लास हो रहे हैं उसको देखिए आप, और ट्रिकी पढ़िए कि किस प्रकार हम भाषा याद करें, भाषा का भी तरीका है, किस प्रकार हम सूची याद करें, किस प्रकार हम भाग याद करें। आज संविधान के भाग अनुच्छेद सब कुछ जनरली हो गया, फिर आगे कुछ इसी से आगे लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।